हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए क्लास 10th की जो विज्ञान है चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में हर साल पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? पीएच पैमाना क्या मापता है? उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन और एग्जाम में आता है। पीएच पैमाना क्या होता है? पीएच पैमाना एक स्केल होता है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है, जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे होते हैं। 0 से लेकर 7 तक, 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय होता है, 7 पर उदासीन होता है और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय होता है। ठीक है। पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान परास निम्नलिखित हैं। ठीक है। जैसे अम्लीयता का क्या होगा? 7 से कम होगा, 7 पर उदासीन होगा और 7 से अधिक होने पर क्षारीय होगा। और ये चित्र भी बना देना है आपको। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। देखो, वीडियो में पहले छोटे छोटे प्रश्न है, उसके बाद बड़े बड़े प्रश्न आते जाएंगे। इन प्रश्नों को तो आप अच्छे से बना ही लीजिएगा। ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जब हमारा जो अम्ल होता है, जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल बनाता है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया के उपरांत लवण और जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हमारा क्या बाबू? अम्ल है। और ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। ये हमारा क्षार है। ठीक है। तो ये अभिक्रिया करके क्या देगा? लवण देगा, सोडियम क्लोराइड देगा और क्या देगा? पानी देगा, H2O देगा। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और ये इसका एक उदाहरण है। और एक उदाहरण दिया है मैंने, जैसे यहाँ पर लिया है मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हम मिलाएंगे तो KCl बनेगा और जल बनेगा। ठीक है। दो रिएक्शन मैंने आपको दे दिए। रिएक्शन जरूर देना है, सिर्फ परिभाषा लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको उदाहरण में रिएक्शन जरूर देना है, ध्यान रखिएगा, चाहे बोले या ना बोले। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है। आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे हम शॉर्ट में POP कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर पानी से क्रिया कर लेगा तो वो जिप्सम बना देगा। इसीलिए हमें कहाँ रखना होता है? आर्द्र रोधी, जहाँ पर नमी ना हो, ताकि वो वैसा का वैसा बना रहे। जैसे ही थोड़ा पानी के संपर्क में आ गया तो पानी से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? वो जिप्सम बना देता है, उस चीज से बचने के लिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि आर्द्रता, नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। ठीक है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका, अगर वो पानी के संपर्क में आ जाता है तो कठोर हो जाता है और जिप्सम बना देता है। ये उसकी अभिक्रिया है। CaSO4 हाफ H2O, ये हमारा क्या है? POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर ये पानी के संपर्क में आ गया, पानी का 1.5 मॉलिक्यूल है, तो ये क्या बना देगा? जिप्सम बना देगा। ठीक है। CaSO4.2H2O, इसका सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है। ठीक है। और ये किसका सूत्र है? CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं ना, क्या होता है, सिर्फ रासायनिक समीकरण दो। तो ये प्रश्न है, जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ये हमारा एसिटिक अम्ल है, CH3COH, और ये हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट है, Na2CO3। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? CH3CONA बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पानी बनाएगा। तो ये रिएक्शन आपको लिख लिख के याद करनी है। मुंह से तुम 100 बार भी बोलोगे ना तो फिर भूल जाओगे, लेकिन 10 बार कॉपी में लिख लोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो लिख लिख के याद करना रिएक्शंस। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है, इसको हमें रिएक्शन देना है।
तो ये हमारा क्या है, एथेनॉल है, C2H5OH। और ये हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट है, KMnO4। ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MnO2 बनाएगा, CH3CHO बनाएगा, KOH बनाएगा और पानी बनाएगा, H2O बनाएगा। ये संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। जब भी रासायनिक समीकरण लिखोगे वो संतुलित होने चाहिए, ध्यान रखिए, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो ये देखो, ये हमारा क्या, एथेनोइक अम्ल है, ठीक है, और ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3 है। ये इससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CH3COONA, फिर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पानी बनाएगा। प्लीज़ मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इन रिएक्शन को लिख लिख के याद कीजिएगा कॉपी में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिएक्शन लिख लिख के याद करना होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मीथेन का दहन जब होता है तो क्या होता है, जब मीथेन को जलाया जाता है तो क्या होता है। चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने इसका उदाहरण दिया था। जब मीथेन यानी कि CH4 को जलाओगे, जलाने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए प्लस 2O2। ठीक है, जब जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और भाप निकलेगा, पानी H2O, ये भाप होगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, इसको जब हम 473 केल्विन ताप पे गर्म करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये जिप्सम CaSO4.2H2O। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एथेनोइक अम्ल के एस्टरीकरण की क्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए तथा इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई। तो देखिए, एथेनोइक अम्ल का एस्टरीकरण करने पर हमें क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल के साथ एस्टर बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, एस्टर बनता है। ये हमारा क्या है, देखिए, ये हमारा एथेनोइक अम्ल है, CH3COH है। ये क्या है, किसके साथ अभिक्रिया कराना है हमें, ये एथिल अल्कोहल है, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH है, एथिल अल्कोहल है। ये हमारा क्या है, एथेनोइक अम्ल है, और ये मेरा एथिल अल्कोहल है, CTH5OH है। जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एस्टर मिलेगा। ये क्या है, हमारा एस्टर है, और क्या मिलेगा, थोड़ा सा जल मिलेगा। फिर हमें क्या करना है, ये हमारा एथेनोइक अम्ल है। अब हम अभिक्रिया कराएंगे सोडियम, ठीक है, NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट मिलेगा, CH3CONA मिलेगा, और क्या मिलेगा, थोड़ा सा पानी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एथेनोइक अम्ल की NaHCO3 के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम एसीटेट बनता है। ये दिखाना है आपको। ये हमारा क्या है, एथेनोइक अम्ल है, और ये मेरा NaCO3 है। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा, CH3CONA, और क्या बनाएगा, थोड़ा सा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इन रिएक्शनों को लिख लिख के याद करना है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट मोड में पूछा गया है, देख पा रहे हैं, रिपीट मोड में पूछा गया है। तो ये क्या होता है, पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की एक इकाई होती है। पीएच पे माना क्या होता है, ये किसी भी जलीय विलयन में कितना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उपस्थित है उसमें, वो बताता है कि वो अम्ल है, क्षारीय, उदासीन है, क्या है, वो बताता है। ठीक है, जो सूत्र है पीएच बराबर क्या होता है, पीएच जो होता है वो -log H पॉजिटिव होता है। ये फॉर्मूला आपसे पूछा था। ठीक है, H पॉजिटिव क्या होता है, H आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण होता है। ठीक है, जल में हाइड्रोजन आयनों का जो सांद्रण होता है वो 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि जल में कितना होता है। जल में होता है भाई 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, फिर ये सूत्र लिखना है, फिर ये लिखना है। अब दैनिक जीवन में क्या महत्व है, आइए अब देखते हैं। बहुत सारे महत्व हैं, जैसे हमारे उदर मतलब पेट, हमारे उदर में स्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करता है। अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द, जलन उत्पन्न कर देता है। ठीक है, जिससे मुक्त के लिए
प्रति अम्ल एंटासिड हमें लेना पड़ता है। अगर आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाएगी तो आपको ब्लोटिंग होगी, आपको पेट में दर्द होगा, जलन होगा, और उसको कम करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है? एक तरीके का क्षार होता है, जिसे लेने के बाद अम्ल से अभिक्रिया करके उसको, अम्लता जो बढ़ी हुई है उसको कम करता है। ठीक है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम अर्थात अधिक अम्लीय हो जाने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। अगर अगर हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जा रहा है 5.5 से, तो हमारे दांत के इनेमल घिसने स्टार्ट हो जाते हैं, मुंह से बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है, कई सारे प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मुंह का हाइजीन हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, इसके द्वारा काटने पर हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है, जिससे हमें जलन का अनुभव होता है। जो मधुमक्खी हमें काटती है कहीं पे भी शरीर में, तो वहाँ पर जलन होता है, फूल जाता है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी के डंक में भी एसिड होता है। कई पौधों में हानिकारक अम्लों का स्राव होता है, जैसे नटल एक शाकीय पौधा है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जिनके तंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है। बिच्छू पौधा सुना है ना, पहाड़ों पे ज़्यादा होता है, नुकीले नुकीले होते हैं। अगर यहाँ लग जाए तो डंक जैसा अनुभव होता है और बहुत जलन होती है। ठीक है, तो ये दैनिक जीवन में इसके महत्व है। अगला प्रश्न है, आप कैसे बनाएंगे? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, एग्जाम में आता है बनाने की विधि। ठीक है, जैसे बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बुझा हुआ चूना है, CaOH का वोल्टाइज। इसमें हम क्लोरीन गैस डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, CaOCl2 मिल जाएगा, और थोड़ा सा पानी मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन लिखनी होती है सिर्फ। ये हिंदी लिखो भले ना लिखो, लेकिन ये रिएक्शन लिखना है बस। ठीक है, रिएक्शन लिख लिख के याद करो। अगला है सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट। तो ये मेरा सोडियम सल्फेट है, Na2SO4। इस पे हम कार्बन मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? हमें Na2S मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो हवा में उड़ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? NaO2 को लेंगे, उस पर मिला देंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट मिला देंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट और CaS मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या प्राप्त करते हैं? सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, इस तरीके से प्राप्त करते हैं। ये रिएक्शन लिख लिख के याद करनी है। कैसे याद करनी है? लिख लिख के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे हम सोडियम क्लोराइड, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे और थोड़ा सा अमोनिया मिलाएंगे। मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा? NH4Cl मिलेगा और मिलेगा NaHCO3। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद करनी, लिखे। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से NaHCO3 लेंगे और उसका अपघटन कर देंगे, वैद्युत अपघटन। तो हमें क्या मिलेगा? Na2CO3 मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, थोड़ा सा पानी मिलेगा, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और ये हमारा मेन उत्पाद हमको मिल जाएगा। तो रिएक्शन लिख के याद करनी। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या होता है? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं, अगर उसको आप गर्म करोगे तो क्या होगा? तो जो सोडियम बाई कार्बोनेट है, NaHCO3 है, अगर इसको हम गर्म करते हैं तो हमें Na2CO3 मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, थोड़ा सा पानी मिलता है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये अभिक्रिया लिखनी है। अमोनियम क्लोराइड को जब आप गर्म करते हो तो क्या मिलता है? ये हमारा अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है। इसको जब हम गर्म करेंगे तो हमें अमोनिया मिलेगा, NH3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। अमोनिया मिलेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से जब होती है तो क्या होता है? ये हमारा विरंजक चूर्ण है, CaOCl2। जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट बनाता है, CaSO4 बनाएगा, पानी बनाएगा, थोड़ा सा क्लोरीन बनाएगा, गैस जो हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, अगले रिएक्शन पे आ जाते हैं। सोडियम ऑक्साइड को जल में जब घोला जाता है तो क्या होता है? तो ये हमारा सोडियम ऑक्साइड है, Na2O। इसको जब हम इसके अंदर हम पानी मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, NaOH मिलेगा।
ठीक है, रिएक्शन वाले हैं, प्लीज़ इनको लिख लिख के याद कर लेना, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगला है सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे देखो हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट, उसमें थोड़ा पानी मिला है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, NaHCO3 मिलेगा। ठीक है, अगला है सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो जब सोडियम, देखो कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, थोड़ा सा पानी बनाता है। ये लिख के याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। उपयोग एग्जाम में जरूर आएंगे 1 या 2 नंबर में। कास्टिक सोडा साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, दो उदाहरण, दो उपयोग लिखने। ऊर्जा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शल्य चिकित्सा, जब कभी किसी की हड्डी टूट गई, बांध के प्लास्टर कर दिया, है ना, जुड़ जाता हड्डी। और मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में इसका प्रयोग होता है, सजावट के सामान बनाने में प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे अम्ल व क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन को बस दूसरे रूप में दे दिया गया है। ये हमारा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हमारा क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ये उदाहरण हमने दे दिया। अम्ल क्षारकों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये लिखना है और ये लिख देना है बस, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीट मोड में आता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है। प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। देख रहे हो, रिपीट मोड में पूछा जा रहा है। तो अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा ब्रोंस्टेड लॉरी सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत पर आधारित है, ब्रोंस्टेड लॉरी सिद्धांत पर आधारित है। 2 वैज्ञानिक थे, उनके सिद्धांत पर आधारित है। तो अम्ल क्या होता है, अम्ल वह पदार्थ है जो H पॉजिटिव आयन देता है। जितने भी अम्ल होंगे वो H पॉजिटिव आयन देंगे, धनात्मक। जब आप किसी भी तत्व का परमाणु विन्यास करोगे तो बाहरी तत्व में आपको 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। ठीक है और बाकी अगर बाहर में किसी के 5 6 7 अगर आता है तो वो क्या होंगे, क्षार होंगे। क्षार वह पदार्थ है जो H पॉजिटिव आयन ग्रहण कर सकता है, यानी कि OH नेगेटिव आयन देता है। क्षार OH नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया प्रोटॉन के आदान प्रदान से होती है। ठीक है, वरना आप क्या बोलते हो, अम्ल ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, जो नीली निस्बत को लाल कर देता है, ऐसा है ना। तो वो उस सिद्धांत से नहीं देना परिभाषा, इस सिद्धांत से देना है, आयनों के आधार पर देना है। उदाहरण के लिए ये उदाहरण है आपका। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ये NaOH है, ये HCl है, तो Na के साथ क्या जाता है, Cl आ जाता है, क्योंकि इस Na क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका एक पॉजिटिव, इसका एक नेगेटिव अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaCl बनाता है। और यहाँ से OH और यहाँ से H क्या बनाते हैं, H2O बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणुसूत्र और उपयोग लिखिए। कोई एक चीज़ आएगी, उसके बाद नाम, रासायनिक नाम, साधारण नाम, बनाने की विधि, ठीक है, उसका उपयोग एग्जाम में आता ही आता है। किसी का भी पूछ सकते हो, विरंजक चूर्ण, साधारण नमक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, किसी का भी पूछ सकता है ना, खाने का सोडा, धोने का सोडा। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, और इसका सूत्र होता है CaClO2। ठीक है, कई सालों तक ये चला रहा था, CaOCl2 लिखा आता था, तो बट ऐसे नहीं लिखना है, Ca ब्रैकेट के अंदर ClO ब्रैकेट बंद 2, ये इसका सही सूत्र है। ठीक है, ये एक सफ़ेद
दानेदार पाउडर होता है, यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। ठीक है, इसका ये भौतिक गुण है, सफ़ेद है, दानेदार है, शक्तिशाली ऑक्सीकारक, ये सब इसके भौतिक गुण है। इसका उपयोग विरंजन में, कीटाणुनाशक में और सफाई के लिए किया जाता है। उपयोग भी आ गया इसमें। ठीक है, विरंजक चूर्ण का उपयोग निम्नलिखित कारणों के लिए सबसे ज़्यादा होता है। सबसे होता है पहला, विरंजन। विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ों, कागज और अन्य सतहों को विरंजित करने के लिए किया जाता है। यह रंगीन पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उन्हें हटा देता है। सफाई के लिए इसका बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कीटाणुनाशक। विरंजक चूर्ण एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक है। इसका उपयोग पानी, सतहों और अन्य वस्तुओं को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पानी जो आप फिल्टर वाला पानी पीते हो ना, तो बेसिकली क्या होता है, जो भी पानी होता है उसमें विरंजक चूर्ण डाल दिया जाता है। और जब आप पानी पीते हो तो उसमें हमेशा क्लोरीन की बदबू भी आती होगी, हल्की हल्की, क्योंकि उसे विरंजक चूर्ण बनाया गया है। सफाई में विरंजक चूर्ण का उपयोग सफाई के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सतहों पर से गंदगी, धूल और अन्य पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है और यह त्वचा, आंखों और श्वास तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब भी इसका उपयोग करें, सावधानी पूर्वक करें, ग्लव्स वगैरह पहन के करें। अगले प्रश्न में आते हैं, बेकिंग पाउडर, जिसे हम कहते हैं खाने का सोडा, का रासायनिक नाम, सूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि, दो भौतिक गुण, दो रासायनिक गुण, समीकरण देते हुए लिखिए। रिपीट मोड में पूछा गया है, हर साल आता है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है इसका प्यारे बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र NaHCO3। बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा और थोड़ा सा पानी मिलेगा। ये बनाने की विधि है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, ये लिख दोगे। ये बनाने की विधि होगी, रिएक्शन देके लिखना है। भौतिक गुण, बेकिंग पाउडर एक सफ़ेद दानेदार पाउडर होता है और ये पानी में घुलनशील है। सफ़ेद रंग का होता है, दानेदार होता है और ये जल में घुल जाता है। ठीक है, रासायनिक गुण क्या है? थोड़ा दो रासायनिक गुण देते हैं। बेकिंग पाउडर एक क्षारीय पदार्थ है। यह कार्बनिक अम्ल H2CO3 का विघटन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। जैसे ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस पर मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, गैस बनाएगा। उदाहरण क्या है? बेकिंग पाउडर का उपयोग, ये उपयोग लिखना है, यहाँ उदाहरण लिख दिया है। केक बनाने में, कुकीज़ बनाने में, ब्रेड और अन्य बेकिंग सामग्री में प्रयोग होता है। जो भी बेकिंग वाले दुकान होते हैं, बेकरी जहाँ होती है, उनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका होता है, बेकिंग पाउडर का। उसके बिना उनका धंधा बंद हो जाएगा, समझ रहे हो? तो जितने भी बेकरी हैं उनका सबसे मेन प्रोडक्ट यही है। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा बनाने की विधि लिखी है। ठीक है, तो धावन सोडा क्या होता है बनाने की विधि? हमें क्या लेना है? सोडियम क्लोराइड लेना है, उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना है, थोड़ा सा पानी मिलाना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? NaHCO3 मिल जाएगा। ठीक है, ये बनाने की विधि है। फिर हमें क्या करना होता है? जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, हम जब इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा पानी मिल जाता है। इस तरीके से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। रिएक्शन है, लिख के याद करना। नेक्स्ट, BaCl2 के साथ अभिक्रिया क्या होगी? ये हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है। जब हम इसको BaCl2 के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से Ba और यहाँ से कार्बोनेट क्या मिल के बनाएगा? BaCO3, और यहाँ से Cl2, यहाँ से Na2 मिल के क्या बनाएगा? 2NaCl बनाएगा। SO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? हमारे पास ये सोडियम कार्बोनेट है, ये SO2 है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा Na2 और यहाँ से SO4, क्या बनाएगा? Na2SO4 बनाएगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड अलग बनाएगा।
सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट, इसका उपयोग क्या है? धावन सोडा का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि कांच, साबुन, कागज और कपड़ा उद्योग में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इसका उपयोग घरेलू सफाई और कपड़े धोने के लिए भी किया जाता है, धावन सोडा का। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपको एग्जाम में मिलेगा, पक्का पक्का आएगा ही आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसके बनाने की विधि, गुण और उपयोग लिखिए। हर साल आपके एग्जाम में आता है, हर बार। क्या है? देखो, जब जिप्सम को हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ये हमारा जिप्सम है, CaSO4.2H2O। इसको 373 केल्विन ताप पे हमने गर्म कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। और ये जो भाप बन के हवा में उड़ जाएगा, ये है POP का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये दोस्त मेरा क्या? जिप्सम है। जिप्सम को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। फिर गुणधर्म क्या है? गुण क्या है इसके? प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, आपने देखा ही होगा। उच्च ताप पर गर्म करने पर CaSO4 में बदल जाता है। ठीक है, ये है जब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत तेज गर्म करोगे तो CaSO4 में बदल जाएगा और पानी जो है भाप बन के ऊपर उड़ जाएगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में भिगो दोगे ना तो ऊष्मा निकलती, गर्म हाथ होगी, हाथ डालोगे तो गर्म लगेगा तुम्हें। ठीक है, और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदल जाता है। जैसे ही POP में पानी डालोगे गर्माहट होगी, गर्माहट फील होगा और थोड़ी देर बाद वो कठोर हो जाएगा, एकदम ठोस बन जाएगा, जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा, ठीक है, चलिए। उपयोग क्या है? शल्य चिकित्सा में किसी के हाथ पैर टूट गए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा के ही बांध लपेटा जाता है ताकि हड्डी जोड़ पाए। सांचे बनाने में, मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में, सजावट के सामान बनाने में प्रयोग होता है। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने क्लास 10th की जो विज्ञान है, चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के जो मोस्ट वायरल क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, वो मैंने सब आपको बता दिए हैं। बाकी मैंने पूरी NCERT वगैरह बढ़ाई रखी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्कूल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।